रेड हो गया? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ टुडे विल स्टार्ट सम रिकरेंट पोर्शन जो कि मिक्स है. जैसे कि मैं समझता हूँ कि जब तक हाइब्रिडाइजेशन पे आप लोगों की अच्छी कमांड नहीं आ जाएगी तब तक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और उन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को पढ़ने के बाद मैं आज के लेक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि नीट में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि एक साल आ गया उसके 1-2 साल गैप के बाद फिर आएगा क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल या ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल. ओके, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन और जब ये हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की जब आप स्पेशली बात करने आएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड होता है स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/2 numbers of valence electron on central atom, numbers of valence electron on central atom plus negative charge minus positive charge plus numbers of monovalent atom, numbers of monovalent atom. एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा. दिस इज़ द फार्मूला. ये है हमारे पास स्टेरिक नंबर निकालने का फार्मूला. ये मास्टरपीस फार्मूला है. यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब निकल जाएगा एक्सेप्ट कुछ चीज़ों के. आप जिस एलिमेंट का या जिस स्पीसीज़ का आप निकालना चाहते हो स्टेरिक नंबर वो निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? 1/2 नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है माइनस पॉजिटिव चार्ज को घटा देना है प्लस नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम. जैसे कि हम यहाँ पे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए अगर Z निकाला जाएगा तो Z इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं प्लस नेगेटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं हमारे पास? 5, 3, 8 और 8/2 कितना आ जाएगा बेटा? 4. और 4 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा हो जाएगा बच्चे? sp3. ओके, फिर जैसे हम निकाल लें आपके लिए H2O ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए Z निकालेंगे 1/2. यहाँ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 हो जाएंगे, दैट इज़ 8/2. ये भी हो जाएगा आपका 4. और 4 आने का मतलब कि वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? sp3 है. नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट. बस 2 मिनट की बात है, 2-3 मिनट के बाद हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे. कार्बोनेट के लिए जब Z निकाला होगा आपने तो Z इक्वल टू 1/2. कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और कार्बन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4. जो भी निगेटिव चार्ज है वो ऐड होगा 4 + 2 दैट इज 6/2. तो ये आ जाएगा 3 और 3 आने का मतलब ये हो गया हमारा sp2. ओके, तो ये कार्बोनेट के बारे में बात हो गई. नेक्स्ट है नाइट्रेट के बारे में बात अगर करेंगे तो नाइट्रेट के लिए Z निकालेंगे तो Z इक्वल टू 1/2. नाइट्रोजन पे मोनोवैलेंट एटम 5 प्लस कितने हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज 1, 5, 1, 6/2 अगेन 3 और 3 का मतलब sp2. तो इस तरह से हम निगेटिवली चार्ज को निकाल रहे हैं. हम पॉजिटिव चार्ज को भी निकाल सकते हैं. ओके, तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज़, न्यूट्रल स्पीसीज़, इन किसी का भी अगर आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं. लेकिन इसमें कमी कहाँ पे आती है? जैसे एक और निकाल दें XeO2F2.
XeO2F2। इसमें जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? तो जीनॉन के लिए Z निकालना है 1/2। कितने हैं जीनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 हैं, और प्लस यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, तो 10/2 यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 आने का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम निगेटिवली चार्ज आयन निकाल सकते हैं। निगेटिवली चार्ज्ड आयन का जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का सेंट्रल एटम उसका हाइब्रिडाइजेशन, न्यूट्रल एटम का निकाल सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर फार्मूला, इस मास्टर फार्मूले की हेल्प से हम न्यूट्रल एटम का निकाल सकते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन का निकाल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन का निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबका निकाल सकते हैं, सबका नहीं निकाल सकते हैं। एक वर्ड होता है, अगर सपोज लाइक दैट कोई एक एलिमेंट है x और x के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर किसी एलिमेंट पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाए तो इसे बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और उस स्पीसीज के लिए ये फार्मूला हेल्पफुल नहीं होता है, या हेल्पफुल होता ही नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे, या इसी को कुछ बुक राइटर्स ने लिख रखा है रेडिकल, तो रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा का पूरा एडवांस तक लेके जाऊँगा, ठीक है? तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का निकालना है या रेडिकल का निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला हेल्पफुल नहीं है। उसके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों, and that is what okay, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोल सकते हैं रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, या रेडिकल का निकालना है। इसके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नए कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा बनता है केस 1। केस 1 पहले मैं पूरा केस लिख लूँगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे। इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज पॉजिटिव, इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ca का मतलब क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज पॉजिटिव, then odd electron, odd का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, then odd electron will participate, इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन उस समय हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का निकाला और वो सेंट्रल एटम कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो उस केस में वो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, इसी के अंदर ये केस 1 का ए पार्ट है, केस 2 का बी पार्ट। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट OS ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज निगेटिव, कैसा आ जाए बच्चे? इज निगेटिव, देन ऑड इलेक्ट्रॉन will not participate, odd electron will not participate
will not participate in hybridization. That is very very important and useful concept. ये नहीं मिलेगा आपको नॉर्मल बुकों में. Is not participate in hybridization. ओके जैसे कि हम यहाँ पे अगर स्टडी करें, हमारे पास है CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑड है, तो इसे बोलते हैं मिथाइल रेडिकल या मिथाइल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. और फिर दूसरा है हम निकालेंगे CF3, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राईफ्लोरोकार्बीन. इसके ऊपर क्या है बेटा, एक फ्री रेडिकल है. इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन और ये है हमारा फ्री रेडिकल. इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे बच्चों तो ये CF और ये है. अब जरा गौर से देखो और देख करके बताओ. यहाँ पे इस कार्बन को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की. यानी कि कार्बन जो है मीना है, कार्बन इज मीना और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे लिए, लीना. तो कार्बन है मीना और हाइड्रोजन है लीना. तो कार्बन इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव. और जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होता है, उस केस में इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज निगेटिव देन ऑड इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे स्टायरिक नंबर निकालोगे बेटा तो Z इक्वल टू नंबर्स ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3. और इस केस में क्या ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं करेगा. तो 3 + 0 = 3 और 3 का मतलब sp. बात समझ में आ रही है. यहाँ पे आ जाए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. यहाँ पे ये कार्बन इस फ्लोरीन से क्या इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा. दिस इज मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज मीना. और ये मीना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपनी ओर शिफ्ट करवा लेगा. तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव. और अगर सेंट्रल एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, देन दिस ऑड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे Z निकालोगे बच्चों तो 1 2 3 हो गए हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, प्लस 1 है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 1 4 और 4 का मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3. बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है. और ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर. तो ये हो गया हमारा केस 1. और केस 1 इस तरह से हमारा ख़त्म होता है. और हम लोग जो है फिर और अच्छी बातें सीखेंगे. केस 2 की ओर मूव करेंगे. केस 1 एंड होने के बाद हम लोग मूव करेंगे केस 2 की ओर. और अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं केस 2 की ओर. इतना आपको किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ऑथेंटिफाइड टाइप का मटेरियल है जो आपको मिल रहा है. कोटा वगैरह में भी कुछ ही टीचर करवाते हैं. नेक्स्ट है इफ़ लोन पेयर इज प्रेजेंट विद ऑड इलेक्ट्रॉन. देखना बेटा, इफ़ लोन पेयर, नेक्स्ट ये हमारा केस बना दिया मैंने. इफ़ लोन पेयर इज प्रेजेंट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, if lone pair is present with odd electron on central atom, odd electron on central atom, then odd electron will not participate. If lone pair is present with odd electron on central atom, then odd electron will not participate
then odd electron will not participate, then odd electron will not participate in hybridization, in hybridization, then odd electron will not participate in hybridization, in hybridization irrespective of oxidation state, irrespective of ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेंगे ClO2, ClO2, तो ये Cl है, दिस इज O, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके बाद ये, अब देखो जरा गौर से, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड यहाँ बनाए इसने, 2 बॉन्ड यहाँ बनाए इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए, 4, 5, 6 और 7। अब देखो जरा गौर से, अगर कभी ये वाला पार्ट बेटा, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? दिस इज लोन पेयर, दिस इज व्हाट? इस वाले पार्ट को बोलोगे लोन पेयर, एंड दिस पार्ट इज व्हाट? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या बोलोगे बच्चे? ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन, बस ऑड इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ पाया जाएगा तो उस केस में ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालोगे, और स्टेरिक नंबर का मतलब जेड का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 1 2, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर, ठीक है। प्लस क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह से 0 इज इक्वल्स टू 3, और 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब यहाँ पे आ गया sp2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? sp2 है तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल, प्लेनर, और शेप कैसा हो जाएगा? बेंट शेप, वेरी गुड, बेंट शेप या वी शेप। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का, वेरी गुड। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जहाँ से नीट में और प्रीवियस एग्जाम्स में, एम्स वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कितने मिनट का हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल। ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए हम ट्रिक्स की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल के लिए हम किसकी बात करते हैं? ट्रिक्स की बात। सबसे पहला रूल वन क्या है? सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले देख लो, इसे लिखो मत, पहले है हम लोग यहाँ पे रूल पढ़ते हैं। रूल में हम सबसे पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हम क्या निकालते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 आ गया, फिर कहीं पर sp2 आ गया, और कहीं पर sp आ गया। जब sp3 आता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड का होता है, और जब sp2 आता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। और जब जब sp आता है तो बॉन्ड एंगल 180 का होता है, ठीक है। ये बात बहुत पहले ही बताई जा चुकी है आपको, जब हम पढ़ा रहे थे आपको क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वहाँ पे मैंने लिखवाया था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंगल। ये कॉन्सेप्ट पहले ही दिया जा चुका है। यहाँ पे एस कैरेक्टर है 25%, यहाँ पे एस कैरेक्टर है 33.33%, यहाँ पे एस कैरेक्टर है 50%। तो जैसे ही
हाइब्रिडाइजेशन मैंने देखा, हाइब्रिडाइजेशन को देख करके जैसे ही एस कैरेक्टर ज़्यादा दिखे वैसे ही एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा। मोर द एस कैरेक्टर मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। तो यहाँ देखो बच्चे, एस कैरेक्टर कितना है 25% ही है, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है 33.33%, यहाँ पे एस कैरेक्टर 50, तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर वहाँ पे है तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। या आपको याद ही होगा कि sp3 होगा तो ये होगा, sp2 होगा ये होगा, sp होगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना इसमें? तो ये है ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल की पहली ट्रिक्स, ये पहली ट्रिक्स है। आप नॉर्मली क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जब जाएंगे आप तो वहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे जो 2 एलिमेंट या 3 कंपाउंड दिए हुए हैं तो उन 3 कंपाउंड में सबका निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप का आएगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जिसका ऐसा आएगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कम होगा। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया है तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ट्रिक्स फॉर बॉन्ड एंगल में पहला कॉन्सेप्ट या पहला रूल हमने पढ़ाया आपको, और पहले रूल का जो मेन फिल्टर पॉइंट है या फिल्टर्ड पैरामीटर है वो यही है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर को बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। दूसरा है रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है? जो रूल 2 है वो कहता है कि इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, क्योंकि अभी तक आप निकाल रहे थे, और अगर ऐसा हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए बच्चों, सेम, इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन उस केस में क्या करोगे, देन मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर, देन मोर द नंबर्स ऑफ लोन पेयर, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, मोर द नंबर्स ऑफ लोन पेयर लेस बॉन्ड एंगल। ये है सेकंड रूल। ये रूल की कैटेगरी में, रूल की लाइन में सेकंड रूल है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो उस केस में जैसे ही नंबर्स ऑफ लोन पेयर बढ़ाए जाएंगे, लोन पेयर के नंबर्स बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द रूल 2। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन मोर द नंबर्स ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। अभी इन सभी के प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे आपको। तो आई होप रूल 2 भी आप लोगों को भी फ्रेंडली हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो रूल 2 ऐसा हो गया हमारे लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, रूल 3। रूल 3 में क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, देखना बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगेन अभी लोन पेयर की वजह से मैंने निकाला, लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। और अब अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लोन पेयर भी सेम है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज सेम, तो इस केस में 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले, उसके बाद करिएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, लोन पेयर भी सेम हो जाएं, तो इस केस में केस फर्स्ट और केस फर्स्ट में इफ़ सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, देखना बेटा, सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट, एंड सराउंडिंग एटम, एस ए क्या है, सराउंडिंग एटम, एंड सराउंडिंग एटम इज सेम, सराउंडिंग एटम इज सेम, क्योंकि ऐसे लिखते हो ना XY2, तो X क्या है, सेंट्रल एटम, और Y क्या है, सराउंडिंग। तो ये पहला केस है, इसके लिए ये पहला केस है बेटा कि सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, और सराउंडिंग एटम कैसा होना चाहिए, सेम। तो उस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर आपने क्या किया, सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालना है, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को निकाला, वो सेम आ गया। फिर आप बोलोगे सर ने बोला था कि लोन पेयर निकालो, वो भी क्या आ गया दुर्भाग्य से, सेम। तब यहाँ पे आ जाओ, अब केस 1 पे आ जाओ।
सेंट्रल एटम को देखो, अगर वो डिफरेंट हैं, सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो सेंट्रल एटम की जो डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम आपको पढ़ाएं NH3 और PH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग में हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। और इसी में जो केस 2 बनेगा, अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाए, क्या हो जाए बेटा? सेंट्रल एटम सेम हो जाए, सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट हो जाए, सेंट्रल एटम सेम हो जाए और सराउंडिंग एटम क्या हो जाए हमारे पास, डिफरेंट हो जाए, तो उस समय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज डिपेंड 1 अपॉन बॉन्ड एंगल। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है? बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ से समझें इस बात को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम 1 अपॉन बॉन्ड एंगल। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए BeCl2 BeBr2, बेरिलियम यहाँ भी, बेरिलियम यहाँ भी, सेंट्रल एटम सेम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है 1 अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा? क्लोरीन की। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गए रूल 3rd। तो 3 रूल हमारे पास हैं और इनकी हेल्प से हम बहुत से लोगों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालेंगे, ठीक है? तो इस तरह से एक मेजर पोर्शन मैंने कवर किया यहाँ पे आकर के, और अब हम कल इसी आपके तीनों रूल्स का एप्लीकेशन कराएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे वहाँ JEE में आए हैं, नीट में आए हैं, वो कराएंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।